मृत्यु तक। खोज के क्षण में टार्ज़न ने देखा कि वह प्राणी आकार और बनावट में लगभग उसके साथी के समकक्ष था, सिवाय इसके कि उसका शरीर पूरी तरह से झबरा काले बालों से ढका हुआ था जो उसके चेहरे की विशेषताओं को लगभग छिपा रहा था, जबकि उसके हौनेस और हथियार उस प्राणी के समान थे जिस पर उसने हमला किया था। इससे पहले कि टार्ज़न कुछ कर पाता, प्राणी ने अपने गांठदार क्लब से बंदर आदमी के साथी के सिर पर वार किया जिससे वह बेहोश होकर धरती पर गिर गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने निहत्थे शिकार पर और अधिक चोट पहुंचा पाता, बंदर आदमी ने उसे घेर लिया। टार्ज़न को तुरंत एहसास हुआ कि वह लगभग अलौकिक शक्ति वाले प्राणी के साथ फंस गया है। एक शक्तिशाली हाथ की मांसल उंगलियां उसके गले को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, जबकि दूसरे ने उसके सिर के ऊपर से डंडा उठा रखा था। लेकिन अगर बालों वाले हमलावर की ताकत बहुत ज्यादा थी, तो उसके चिकने चमड़े वाले प्रतिद्वंद्वी की ताकत भी बहुत ज्यादा थी। मुट्ठी बंद करके दूसरे की थोड़ी तक एक ही भयानक वार करके टार्ज़न ने अपने हमलावर को कुछ पल के लिए लड़खड़ा दिया और फिर अपनी उंगलियों को उसके झबरा गले पर बंद कर दिया, जबकि दूसरे हाथ से उसने डंडा घुमाने वाले हाथ की कलाई पकड़ ली। उतनी ही तेजी से उसने अपने दाहिने पैर को झबरा जानवर के पीछे से मारा और अपना वजन आगे की ओर फेंकते हुए उस चीज को अपने कूल्हे के ऊपर से जमीन पर जोर से फेंका, साथ ही साथ अपने शरीर को दूसरे की छाती पर भी गिराया। झटके से डंडा जानवर के हाथ से गिर गया और टार्ज़न की पकड़ उसके गले से छूट गई। तुरंत ही दोनों एक दूसरे से लिपट गए, मानो मौत की तरह। हालांकि जानवर ने टार्ज़न को काट लिया, लेकिन टार्ज़न को जल्दी ही पता चल गया कि यह हमला करने या बचाव करने का कोई खास तरीका नहीं था, क्योंकि उसके कुत्ते के दांत उसके अपने कुत्तों से थोड़े ही ज्यादा विकसित थे। जिस चीज से उसे मुख्य रूप से सावधान रहना था, वह थी उसकी टेढ़ी पूंछ जो लगातार उसके गले में लिपटने की कोशिश कर रही थी और जिसके खिलाफ अनुभव के कारण उसके पास कोई बचाव नहीं था। संघर्ष करते हुए और गुर्राते हुए वे दोनों पेड़ के नीचे घास पर गुर्राते हुए लुढ़के, पहले एक ऊपर और फिर दूसरा, लेकिन इस समय दोनों ही आक्रामक रणनीति से ज्यादा दूसरे की घुटन भरी पकड़ से अपना गला बचाने में व्यस्त थे। लेकिन जल्द ही बंदर आदमी ने अपना मौका देखा और जैसे ही वे इधर उधर लुढ़के उसने प्राणी को तालाब के करीब और करीब धकेल दिया, जिसके किनारे पर लड़ाई चल रही थी। आखिरकार वे पानी के बिल्कुल किनारे पर लेट गए और अब टार्ज़न के लिए यह बचा था कि वह उन दोनों को सतह के नीचे गिरा दे, लेकिन इस तरह से कि वह ऊपर ही रह सके। उसी क्षण टार्ज़न की दृष्टि के दायरे में उसके साथी की पराजित आकृति के ठीक पीछे धारीदार कृपाण दंत संकर का झुका हुआ शैतानी चेहरा वाला आकार आया, जो गुर्राहट भरे दुष्ट चेहरे से उसे देख रहा था। लगभग उसी समय टार्ज़न के झबरा विरोधी ने बड़ी बिल्ली की भयावह आकृति देखी। उसने तुरंत टार्ज़न के खिलाफ अपनी आक्रामक गतिविधियां बंद कर दी और बंदर आदमी से बकबक करते हुए उसने खुद को टार्ज़न की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस तरह से कि जहां तक उसका मानना था उनका युद्ध समाप्त हो चुका था। अपने बेहोश साथी के लिए खतरे को समझते हुए और उसे कृपाण दांत से बचाने के लिए उत्सुक बंदर आदमी ने अपने विरोधी पर अपनी पकड़ छोड़ दी और दोनों एक साथ अपने पैरों पर खड़े हो गए। टार्ज़न ने चाकू निकालकर धीरे धीरे अपने साथी के शरीर की ओर बढ़ना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि उसका हालिया विरोधी भागने का मौका जरूर लेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि जानवर ने अपना डंडा वापस पा लिया और उसके बगल में आगे बढ़ गया। पेट के बल लेटा हुआ ये बड़ा बिल्ली बिना हिले डुले अपनी पूंछ हिलाता रहा और होंठ सिकोड़ता रहा, जहां ये पिथेकेंथ्रोपस के शरीर से लगभग 50 फीट दूर पड़ा था। जैसे ही टार्ज़न ने पिथेकेंथ्रोपस के शरीर के ऊपर से कदम रखा, उसने देखा कि उसकी पलकें कांप रही थीं और खुल रही थीं, और उसके दिल में एक अजीब सी राहत की भावना थी कि यह प्राणी मरा नहीं था और उसे एहसास हुआ कि बिना उसके अनुमान के ही उसके जंगली सीने में इस अजीब नए दोस्त के लिए लगाव का बंधन पैदा हो गया था। टार्ज़न ने कृपाण दांत के पास जाना जारी रखा और उसके दाहिनी ओर का झबरा जानवर पीछे नहीं रहा। वे करीब आते गए और करीब 20 फीट की दूरी पर संकर ने हमला कर दिया। उसका हमला झबरा मानव जैसे बंदर की ओर था, जो हमले का सामना करने के लिए अपने रास्ते में ही रुक गया। इसके विपरीत टार्ज़न आगे बढ़ा और एक ऐसी गति से जो तेज चलने वाली बिल्ली से भी कम थी, उसने खुद को उस पर फेंक दिया जैसे कि एक अमेरिकी ग्रिडिरॉन पर रग्बी टैकलर करता है।
उसके दाहिने हाथ ने जानवर की गर्दन को दाहिने कंधे के सामने और बाएं हाथ ने बाएं अगले पैर के पीछे लपेटा, और प्रभाव इतना जबरदस्त था कि दोनों कई बार जमीन पर लुढ़क गए। बिल्ली चीख रही थी और खुद को छुड़ाने के लिए पंजे मार रही थी ताकि वह अपने हमलावर पर हमला कर सके। आदमी उसकी पकड़ से बेतहाशा चिपका हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमला पागलपन भरा, मूर्खतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण था, जिसमें न तो तर्क था और न ही कौशल। हालांकि इस तरह की धारणा से ज्यादा सच्चाई से दूर कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि बंदर आदमी के विशालकाय शरीर की हर मांसपेशी चालाक दिमाग के निर्देशों का पालन कर रही थी, जिसे लंबे अनुभव ने इस तरह के मुठभेड़ की हर जरूरत को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लंबे, शक्तिशाली पैर। हालांकि पंजे मारने वाली बिल्ली के पिछले पैरों से अविभाज्य रूप से उलझे हुए प्रतीत होते हैं, हमेशा चमत्कार की तरह खुरों के पंजों से बच निकले, और फिर भी सभी लुढ़कने और उछलने के बीच ठीक उसी समय वे बंदर आदमी की आक्रमण योजना को अंजाम देने के लिए वहां पहुंच गए। इसलिए जिस पल बिल्ली को लगा कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर कब्जा कर लिया है, वह अचानक ऊपर की ओर झटका खा गई, क्योंकि बंदर आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो गया, धारीदार पीठ को अपने शरीर से सटाकर खड़ा किया और उसे पीछे की ओर धकेला, जब तक कि वह असहाय होकर हवा में पंजे नहीं मार सका। तुरंत ही झबरा काला आदमी खींचे हुए चाकू के साथ दौड़ा और उसने जानवर के दिल में चाकू घुसा दिया। कुछ क्षणों तक टार्जन ने अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन जब शरीर अंतिम विघटन में शिथिल हो गया, तो उसने उसे अपने से दूर धकेल दिया और वे दोनों जो पहले प्राणघातक युद्ध में बंधे हुए थे, आम दुश्मन के शरीर के पार एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। टार्जन इंतजार कर रहा था, या तो शांति या युद्ध के लिए तैयार। तुरंत दो झबरा काले हाथ उठे। बायां हाथ उसके अपने दिल पर रखा हुआ था और दायां हाथ तब तक फैला हुआ था जब तक कि हथेली टार्जन के सीने को छू न जाए। ये दोस्ताना अभिवादन का वही रूप था जिसके साथ पिथेकेंथ्रोपस ने वानर मानव के साथ अपने गठबंधन को पक्का किया था, और टार्जन इस अजीब और बर्बर दुनिया में हर उस सहयोगी से खुश था जिसे वह जीत सकता था। उसने तुरंत प्रस्तावित दोस्ती को स्वीकार कर लिया। संक्षिप्त समारोह के समापन पर टार्जन ने बाल रहित पिथेकेंथ्रोपस की दिशा में नजर डाली, पाया कि बाद वाले को होश आ गया था और वह सीधा बैठा हुआ उन्हें ध्यान से देख रहा था। अब वह धीरे धीरे उठा और उसी समय झबरा काला उसकी ओर मुड़ा और उसे संबोधित किया, जो जाहिर तौर पर उनकी आम भाषा थी। बाल रहित ने जवाब दिया और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पास पहुंचे। टार्जन ने अपनी मुलाकात के परिणाम को दिलचस्पी से देखा। वे कुछ कदम अलग अलग रुके, पहले एक और फिर दूसरा तेजी से बोल रहा था, लेकिन स्पष्ट उत्साह के बिना। प्रत्येक कभी कभी टार्जन की ओर देखता या सिर हिलाता, ये दर्शाता है कि वह कुछ हद तक उनकी बातचीत का विषय था। कुछ समय बाद वे फिर से आगे बढ़े और फिर मिले, जिसके बाद गठबंधन की संक्षिप्त रस्म दोहराई गई, जो पहले टार्जन और काले के बीच शत्रुता की समाप्ति को चिन्हित करती थी। फिर वे वानर आदमी की ओर बढ़े और उसे गंभीरता से संबोधित किया, जैसे कि उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहे हों। हालांकि बाद में उन्होंने इसे एक लाभहीन काम के रूप में छोड़ दिया और सांकेतिक भाषा का सहारा लेते हुए टार्जन को बताया कि वे एक साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे और उसे अपने साथ चलने के लिए आग्रह कर रहे थे। चूंकि उन्होंने जो दिशा बताई थी वो एक ऐसा मार्ग था जिस पर टार्जन पहले कभी नहीं गया था, इसलिए वह उनके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए बहुत इच्छुक था, क्योंकि उसने लेडी जेन की खोज को छोड़ने से पहले इस अज्ञात भूमि का पूरी तरह से पता लगाने का निश्चय कर लिया था। कई दिनों तक उनका रास्ता पहाड़ियों की तलहटी से होकर ऊपर की ओर ऊंची पर्वतमाला के समानांतर चलता रहा। अक्सर उन्हें इस दुर्गम दुर्ग के जंगली निवासियों से खतरा रहता था, और कभी कभी टार्जन को रात की परछाइयों के बीच विशालकाय आकार के अजीबोगरीब रूप दिखाई देते थे। तीसरे दिन वे एक छोटी सी चट्टान के सामने एक बड़ी प्राकृतिक गुफा में पहुंचे, जिसके नीचे कई पहाड़ी नालों में से एक बहता था, जो नीचे के मैदान को सींचता था और देश के किनारे के निचले इलाकों में दलदलों को पानी देता था। यहाँ तीनों ने अपना अस्थायी निवास बनाया, जहाँ टार्जन की अपने साथियों की भाषा में शिक्षा मार्च के दौरान की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ी। गुफा ने अतीत में अन्य मानव जैसी आकृतियां होने के प्रमाण दिए हैं। एक कच्ची,
चट्टानी चिमनी के अवशेष बचे हुए थे और दीवारें और छत कई आग के धुएं से काली हो गई थीं। कालिख में और कभी कभी नीचे की चट्टान में गहरी खरोंचें, अजीब चित्रलिपि और जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों की रूपरेखाएं थीं, जिनमें से कुछ अजीब आकार की थीं जो जुरासिक काल के विलुप्त जीवों का सुझाव देती थीं। हाल ही में बनाई गई कुछ चित्रलिपि को टार्ज़न के साथियों ने दिलचस्पी से पढ़ा और उन पर टिप्पणी की, और फिर अपने चाकुओं की नोक से उन्होंने भी काली दीवारों के संभवतः सदियों पुराने रिकॉर्ड में जोड़ दिया। टार्ज़न की जिज्ञासा जागृत हुई, लेकिन वह जिस एकमात्र व्याख्या पर पहुंच सका वह ये थी कि वह संभवतः दुनिया के सबसे आदिम होटल रजिस्टर को देख रहा था। कम से कम इससे उसे उन अजीब जीवों के विकास के बारे में और अधिक जानकारी मिली जिनके साथ भाग्य ने उसे फेंक दिया था। यहाँ बंदरों की पूंछ वाले लोग थे, उनमें से एक के बाल निचले क्रम के किसी भी फर वाले जानवर की तरह ढके हुए थे, और फिर भी यह स्पष्ट था कि उनके पास न केवल बोली जाने वाली भाषा थी, बल्कि एक लिखित भाषा भी थी। वह धीरे धीरे पूर्व भाषा में महारत हासिल कर रहा था और जानवरों की इतनी सारी शारीरिक विशेषताओं वाले जीवों में अप्रत्याशित सभ्यता के इस नए सबूत पर टार्ज़न की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और उनकी भाषा को जल्दी से जल्दी नियंत्रित करने की उसकी इच्छा मजबूत हुई, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपने लिए जो कार्य निर्धारित किया था उसे और भी अधिक लगन के साथ पूरा किया। वह पहले से ही अपने साथियों के नाम और उन जीवों और वनस्पतियों के सामान्य नाम जानता था जिनके साथ वे सबसे अधिक बार संपर्क में आए थे। टार्डेन, जो बाल रहित सफ़ेद त्वचा वाला था, ने शिक्षक की भूमिका ग्रहण की और अपने कार्य को उद्देश्य की एकता के साथ आगे बढ़ाया, जो उसके शिष्य द्वारा टार्डेन की मातृभाषा पर तेजी से महारत हासिल करने में परिलक्षित हुआ। बालों वाले काले ओमेट को भी लगता था कि टार्ज़न की शिक्षा के लिए जिम्मेदारी का बोझ उसके चौड़े कंधों पर था, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कोई एक या दूसरा अपने जागने के घंटों के दौरान लगभग लगातार वानर आदमी को प्रशिक्षित कर रहा था। परिणाम वही था जिसकी उम्मीद की जा सकती थी, शिक्षाओं का तेजी से आत्मसात होना, ताकि उनमें से किसी को भी इसका एहसास होने से पहले मौखिक रूप से संचार एक सिद्ध तथ्य बन जाए। टार्ज़न ने अपने साथियों को अपने मिशन का उद्देश्य समझाया, लेकिन कोई भी उसे अपनी लालसा के ताने बाने में आशा का कोई धागा नहीं बुन सका। उनके देश में कभी भी ऐसी महिला नहीं थी जिसका उसने वर्णन किया था, न ही उन्होंने कभी उसके अलावा कोई पूंछविहीन आदमी देखा था। मैं अल-लूर से चला गया हूँ, जबकि चांद बू 7 बार खा चुका है, टार्डेन ने कहा। 7 बार 28 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे संदेह है कि आपकी महिला हमारे देश में उन भयानक दलदलों को पार करके प्रवेश कर सकती थी, जिन्हें आप भी लगभग दुर्गम बाधा मानते थे, और अगर वह ऐसा करती, तो क्या वह उन खतरों से बच पाती, जिनका आप पहले ही सामना कर चुके हैं, साथ ही उन खतरों से भी, जिनके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है। यहाँ तक कि हमारी अपनी महिलाएं भी शहरों से परे जंगली इलाकों में जाने का साहस नहीं करतीं। अल-लूर, प्रकाश नगर, प्रकाश का नगर, टार्ज़न ने शब्द का अपनी भाषा में अनुवाद करते हुए सोचा। और अल-लूर कहाँ है? उसने पूछा। क्या ये तुम्हारा शहर है, टार्डेन? और ओमेट का? यह मेरा है, बिना बालों वाले ने उत्तर दिया, लेकिन ओमेट का नहीं। वाज़डॉन के पास कोई शहर नहीं है, वे जंगलों के पेड़ों और पहाड़ियों की गुफाओं में रहते हैं, है न, काले आदमी? उसने अपने बगल में खड़े बालों वाले विशालकाय की ओर मुड़ते हुए निष्कर्ष निकाला। हाँ, ओमेट ने उत्तर दिया, हम वाज़डॉन स्वतंत्र हैं, केवल होडॉन खुद को शहरों में कैद करते हैं। मैं एक श्वेत व्यक्ति नहीं बनना चाहता। टार्ज़न मुस्कुराया। यहाँ भी श्वेत व्यक्ति और अश्वेत व्यक्ति के बीच नस्लीय भेद था, होडॉन और वाज़डॉन। यहाँ तक कि यह तथ्य कि वे बुद्धि के मामले में समान प्रतीत होते थे, कोई फर्क नहीं डालता था, एक श्वेत था और दूसरा अश्वेत, और ये देखना आसान था कि श्वेत व्यक्ति खुद को दूसरे से श्रेष्ठ मानता था, कोई भी उसकी शांत मुस्कान में ये देख सकता था। अल-लूर कहाँ है? टार्ज़न ने फिर पूछा। तुम वहाँ वापस जा रहे हो? ये पहाड़ों के पार है, टार्डेन ने उत्तर दिया। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा, अभी नहीं। तब तक नहीं जब तक कोतान नहीं मर जाता। कोतान? टार्ज़न ने पूछा। कोतान राजा है, पिथेकेंथ्रोपस ने समझाया। वो इस भूमि पर शासन करता है। मैं उसके योद्धाओं में से एक था।
मैं कोतान के महल में रहता था और वहाँ मेरी मुलाकात उसकी बेटी ओलोआ से हुई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जैसे कि स्टारलाइट, लेकिन कोतान को मुझसे कोई मतलब नहीं था। उसने मुझे डाकट गांव के लोगों से लड़ने के लिए भेज दिया, जिन्होंने राजा को कर देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि डाकट अपने कई बेहतरीन योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। और मैं मारा नहीं गया। इसके बजाय मैं कर के साथ विजयी होकर लौटा और डाकट को भी अपना कैदी बना लिया। लेकिन कोतान खुश नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि ओलोआ मुझसे पहले से भी ज्यादा प्यार करती है। मेरी उपलब्धि पर गर्व से उसका प्यार और भी मजबूत और दृढ़ हो गया था। मेरे पिता जाडॉन, शेर आदमी, एलूर के बाहर सबसे बड़े गांव के मुखिया, शक्तिशाली हैं। कोतान ने उनका अपमान करने में संकोच किया और इसलिए वे मेरी सफलता के लिए मेरी प्रशंसा करने से नहीं चूके, हालांकि उन्होंने यह आधी मुस्कान के साथ किया। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। इसे हम मुस्कान कहते हैं, जो केवल चेहरे की मांसपेशियों को हिलाती है और आंखों की रोशनी को प्रभावित नहीं करती है। इसका मतलब है पाखंड और कपट। मेरी प्रशंसा की जानी चाहिए और मुझे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वे मुझे अपनी बेटी ओलोआ के हाथों से पुरस्कृत करें। लेकिन नहीं, वे ओलोआ को बूलोट के लिए बचाते हैं, जो मोसर का बेटा है, मुखिया जिसका परदादा राजा था और जो सोचता है कि उसे राजा होना चाहिए। इस तरह कोतान मोसर के क्रोध को शांत करेगा और उन लोगों की दोस्ती जीतेगा जो मोसर के साथ सोचते हैं कि मोसर को राजा होना चाहिए। लेकिन वफादार तादेन को क्या इनाम मिलेगा? हम अपने पुजारियों का बहुत सम्मान करते हैं। मंदिरों में तो मुखिया और राजा खुद भी उनके सामने झुकते हैं। कोतान किसी ऐसे व्यक्ति को इससे बड़ा सम्मान नहीं दे सकता था जो पुजारी बनना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। महायाजक के अलावा अन्य पुजारियों को नपुंसक बनना चाहिए, क्योंकि वे कभी शादी नहीं कर सकते। ओलोआ ने ही मुझे बताया कि उसके पिता ने मंदिर की मशीनरी को गति देने के लिए आदेश दिए हैं। एक संदेशवाहक मुझे कोतान के समक्ष बुलाने के लिए मेरी तलाश में आ रहा था। राजा द्वारा पुजारी बनने की पेशकश के बाद उसे अस्वीकार करना मंदिर और देवताओं का अपमान करना होता, इसका मतलब मृत्यु होता। लेकिन अगर मैं कोतान के सामने नहीं आता तो मुझे कुछ भी अस्वीकार नहीं करना पड़ता। ओलोआ और मैंने तय किया कि मुझे नहीं आना चाहिए। उम्मीद की एक किरण को अपने सीने में लेकर उड़ जाना बेहतर था, बजाय इसके कि मैं वहीं रहूं और अपने पुजारी पद के साथ हमेशा के लिए उम्मीद को छोड़ दूं। महल के परिसर में उगने वाले बड़े पेड़ों की छाया के नीचे मैंने उसे शायद आखिरी बार अपने पास खींचा, और फिर कहीं दुर्भाग्य से मुझे संदेशवाहक न मिल जाए, इसलिए मैंने महल की रक्षा करने वाली बड़ी दीवार को पार किया और अंधेरे शहर से गुजर गया। मेरा नाम और पद मुझे शहर के द्वार से आगे ले गया। तब से मैं डॉन के ठिकानों से बहुत दूर भटक गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर वापस लौटने की प्रबल इच्छा है, भले ही उसकी दीवारों के बाहर से उस शहर को देखने के लिए जो मुझे सबसे प्रिय है, और फिर से अपने जन्म के गांव में जाने के लिए, अपने पिता और माँ को फिर से देखने के लिए। लेकिन जोखिम तो बहुत बड़ा है। टार्ज़न ने पूछा। ये बढ़िया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ताडेन ने कहा। मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अगर मुझे जाने की इजाजत है, बंदर आदमी ने कहा। क्योंकि मुझे इस प्रकाश के शहर को, तुम्हारे इस अल्लूर को देखना है, और वहां अपने खोए हुए साथी की तलाश करनी है, हालांकि तुम मानते हो कि उसे पाने की बहुत कम संभावना है। और तुम, ओम तक, क्या तुम हमारे साथ आओगे? क्यों नहीं? बालों वाले ने पूछा। मेरे कबीले के ठिकाने अल्लूर के ऊपर की चट्टानों में हैं, और यद्यपि हमारे सरदार सत ने मुझे वहां से निकाल दिया है, फिर भी मैं फिर से लौटना चाहूंगा, क्योंकि वहां एक औरत है जिसे देखकर मुझे एक बार फिर खुशी होगी और जो मुझे देखकर खुश होगी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एस सच को डर था कि मैं सरदार बन जाऊंगा, और कौन जानता है कि एस सच सही था। लेकिन पैने इटली, सरदार बनने से पहले मैं उसे ही ढूंढता हूँ। टार्ज़न ने कहा, तो फिर हम तीनों एक साथ यात्रा करेंगे। और एक साथ लड़ो, ताडेन ने कहा, तीनों एक होकर, और बोलते हुए उसने अपना चाकू निकाला और उसे अपने सिर के ऊपर तान लिया। तीनों एक हैं, ओमट ने अपना हथियार निकाला और ताडेन की हरकत दोहराई। ये बोला गया है, तीनों एक जैसे।
वानरों का टार्जन चिल्लाया, मृत्यु तक, और उसका ब्लेड सूरज की रोशनी में चमक उठा। तो फिर चलो, ओमाट ने कहा, मेरा चाकू सूख गया है और एसत के खून के लिए चिल्ला रहा है। जिस पगडंडी पर तारडेन और ओमेट ले गए और जिसे पगडंडी के नाम से भी शायद ही सम्मानित किया जा सकता था, वह मनुष्य की तुलना में पहाड़ी भेड़ों, बंदरों या पक्षियों के लिए अधिक उपयुक्त थी। लेकिन तीनों जो उसके पीछे चले, वे ऐसे तरीकों से प्रशिक्षित थे जिन्हें कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं अपना सकता। अब निचली ढलानों पर ये घने जंगलों से होकर गुजरता था जहां जमीन गिरे हुए पेड़ों और उफनती हुई लताओं और झाड़ियों से इतनी उलझी हुई थी कि रास्ता हमेशा उलझन से ऊपर लहराती शाखाओं से होकर जाता था। फिर यह गहरी घाटियों के किनारे से गुजरता था जिनकी फिसलन भरी चट्टानें नंगे पैरों को भी क्षण भर के लिए पैर रखने की जगह देती थीं, जबकि तीनों एक अस्थिर पैर रखने की जगह से दूसरे पैर रखने की जगह पर चमोइस की तरह छलांग लगाते थे। ओमेट ने शिखर पार करने के लिए जो रास्ता चुना वह चक्करदार और डरावना था क्योंकि वह उन्हें एक ऊंची चट्टान के कंधे के चारों ओर ले जा रहा था जो एक उफनती नदी के ऊपर 2000 फीट की सीधी चट्टान थी। और जब अंततः वे पुनः अपेक्षाकृत समतल भूमि पर खड़े हुए तो ओमट ने मुड़कर उन दोनों को गौर से देखा, विशेष रूप से वानरों के टार्जन को। तुम दोनों काम करोगे, उसने कहा। तुम ओमेट, वाज़डॉन के लिए उपयुक्त साथी हो। क्या मतलब है तुम्हारा? टार्जन ने पूछा। मैं तुम्हें इस ओर लाया हूँ, काले ने उत्तर दिया, ये जानने के लिए कि क्या दोनों में ओमट के नेतृत्व में चलने का साहस नहीं है। यहीं पर एसत के युवा योद्धा अपना साहस साबित करने आते हैं। और फिर भी, हालांकि हम चट्टानों पर पैदा हुए और पले बड़े हैं, ये स्वीकार करना कोई अपमान नहीं माना जाता है कि पहाड़ों के पिता पस्तार और वेद ने हमें हरा दिया है, क्योंकि जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं उनमें से केवल कुछ ही सफल होते हैं, बाकी लोगों की हड्डियां पस्तार और वेद के चरणों में पड़ी हैं। तारडेन हंसा। मैं इस रास्ते से बार बार आना पसंद नहीं करूंगा, उसने कहा। नहीं, ओमेट ने उत्तर दिया, लेकिन इसने हमारी यात्रा को कम से कम एक पूरा दिन छोटा कर दिया है। इतनी जल्दी टार्जन जाद बेनोथो की घाटी को देख सकेगा। आओ। और वह पस्तार और वेद के कंधे के साथ ऊपर की ओर चला गया जब तक कि उनके नीचे रहस्य और सुंदरता का एक दृश्य फैला हुआ था। संगमरमर की सफेदी की ऊंची चट्टानों से घिरी एक हरी घाटी, गहरी नीली झीलों से घिरी एक हरी घाटी और घुमावदार नदी की नीली पगडंडी से पार। बीच में संगमरमर की चट्टानों की सफेदी वाला एक शहर, एक ऐसा शहर जो इतनी दूर से भी एक अजीब फिर भी कलात्मक वास्तुकला का सबूत देता है। शहर के बाहर घाटी के चारों ओर इमारतों के अलग अलग समूह दिखाई दे रहे थे, कभी एक, फिर 2 और 3 और एक समूह में 4, लेकिन हमेशा एक ही चमकदार सफेदी के साथ और हमेशा किसी शानदार रूप में। घाटी के आसपास चट्टानें कभी कभी गहरी घाटियों से फट जाती थीं, जो हरियाली से भरी होती थीं, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि हरी नदियां नीचे की ओर हरे रंग के मध्य समुद्र की ओर बहती हैं। जद पेले और जद बेनोथो, टार्जन ने पिथेकेंथ्रोपी की भाषा में बड़बड़ाया, महान ईश्वर की घाटी ये सुंदर है। यहाँ अल-लूर में कोतान रहता है, राजा, पूरे पालोर डॉन का शासक, तादेन ने कहा। और यहीं इन घाटियों में वाज़डॉन रहते हैं, ओमाट ने कहा, जो यह नहीं मानते कि कोतान समस्त मानव भूमि का शासक है। तादेन मुस्कुराया और कंधे उचकाए। हम तुम और मैं झगड़ा नहीं करेंगे, उसने उम्मीद से कहा, उस बात पर जिसके लिए सभी युगों में होडॉन और वाज़डॉन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, ओमेट। होडॉन एक शासक के अधीन कमोबेश शांति से रहते हैं, इसलिए जब उन्हें खतरा होता है तो वे कई योद्धाओं के साथ दुश्मन का सामना करते हैं, क्योंकि पालोर डॉन के हर लड़ाकू होडॉन वहाँ मौजूद हैं। लेकिन तुम वाज़डॉन, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे पास एक दर्जन राजा हैं जो न केवल होडॉन के साथ बल्कि एक दूसरे के साथ भी लड़ते हैं। जब तुम्हारा कोई कबीला युद्ध के रास्ते पर आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि होडॉन के खिलाफ भी, तो उसे अपने पीछे पर्याप्त योद्धा छोड़ने चाहिए ताकि दोनों तरफ के पड़ोसियों से अपनी महिलाओं और अपने बच्चों की रक्षा कर सकें। जब हमें मंदिरों के लिए हिजड़े या खेतों या घरों के लिए नौकरों की ज़रूरत होती है, तो हम तुम्हारे किसी गांव पर बड़ी संख्या में हमला करते हैं। तुम भाग भी नहीं सकते,
क्योंकि तुम्हारे दोनों तरफ दुश्मन हैं और यद्यपि तुम बहादुरी से लड़ते हो, हम उन लोगों के साथ वापस आते हैं जो तुरंत हिजड़े बन जाएंगे। मंदिरों में और हमारे खेतों और घरों में नौकरों में। जब तक वाज़डॉन इस तरह मूर्ख बने रहेंगे, होडोन हावी रहेगा और उनका राजा पालुलडॉन का राजा होगा। शायद तुम सही हो, ओमेट ने स्वीकार किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ोसी मूर्ख हैं। हर कोई सोचता है कि उसका कबीला सबसे महान है और उसे वाज़डॉन के बीच शासन करना चाहिए। वे ये स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरे कबीले के योद्धा सबसे बहादुर हैं और हमारी औरतें सबसे सुंदर हैं। ताडैन मुस्कुराया। ओमेट, बाकी सभी लोग ठीक वही तर्क पेश करते हैं जो आप पेश करते हैं, उसने कहा, जो मेरे दोस्त होडोन के पास बचाव का सबसे मजबूत गढ़ है। आओ, टार्ज़न ने कहा, ऐसी चर्चाएं अक्सर झगड़ों का कारण बनती हैं और हम तीनों को कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं, निश्चित रूप से, आपके देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जितना हो सके उतना जानने में दिलचस्पी रखता हूँ। मैं आपके धर्म के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन पालुलडॉन में मेरे एकमात्र दोस्तों के बीच कड़वाहट की कीमत पर नहीं। हालांकि, संभवतः आप एक ही ईश्वर को मानते हैं। वास्तव में हम इस बात पर मतभेद रखते हैं, ओमता ने कुछ कड़वाहट के साथ तथा अपनी आवाज में उत्तेजना के भाव के साथ कहा। मतभेद, ताडैन लगभग चिल्लाया, और हम मतभेद क्यों न करें? कौन इस बेतुकी बात से सहमत हो सकता है? रुको, टार्ज़न चिल्लाया। अब, वास्तव में, मैंने एक भयंकर समस्या खड़ी कर दी है। अब हम राजनीतिक या धार्मिक मामलों पर बात नहीं करेंगे। यह अधिक बुद्धिमानी है, ओमट ने सहमति व्यक्त की, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता सकता हूँ कि एकमात्र ईश्वर की पूंछ भी लंबी है। यह अपवित्रता है, ताडैन ने चाकू पर हाथ रखते हुए कहा, जैद बेनोथो की कोई पूंछ नहीं है। रुको, ओमता चिल्लाया और आगे बढ़ा, लेकिन तुरंत ही टार्ज़न उनके बीच में आ गया। बस, बहुत हो गया, उसने झट से कहा, हमें अपनी दोस्ती की शर्तों पर खरा उतरना चाहिए ताकि हम ईश्वर की दृष्टि में सम्माननीय बन सके, चाहे हम उसे किसी भी रूप में समझें। तुम सही कह रहे हो, बिना पूंछ वाले, ताडैन ने कहा। आओ, ओमेट, हम अपनी दोस्ती और खुद का ख्याल रखें, इस विश्वास के साथ कि जाद बेनोथो खुद का ख्याल रखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। हो गया, ओमट ने सहमति जताई, लेकिन कोई परंतु नहीं, ओमता, टार्ज़न ने चेतावनी दी। झबरा काले आदमी ने अपने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। क्या हम घाटी की ओर नीचे की ओर चलें? उसने पूछा। हमारे नीचे की घाटी निर्जन है, बाईं ओर मेरे लोगों की गुफाएं हैं। मैं एक बार फिर पैनएटली को देखूंगा। ताडैन नीचे घाटी में अपने पिता से मिलने जाएगा और टार्ज़न अपने साथी की तलाश में एलूर में प्रवेश करेगा जो जाद बेनोथो के होडोन पुजारियों के चंगुल में फंसने से बेहतर होगा कि मर जाए। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जितना संभव हो सके, हम साथ साथ रहें, ताडैन ने आग्रह किया। ओमेट, तुम्हें रात में और चुपके से पैनएटली की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि हम तीनों भी एसेट और उसके सभी योद्धाओं को हराने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम किसी भी समय उस गांव में जा सकते हैं जहां मेरे पिता प्रमुख हैं, क्योंकि जाडॉन हमेशा अपने बेटे के दोस्तों का स्वागत करेगा। लेकिन टार्ज़न का एलूर में प्रवेश करना एक और मामला है। हालांकि एक रास्ता है और उसमें इसे आजमाने का साहस है। सुनो, पास आओ, क्योंकि जाद बेनोथो के कान तेज हैं और उसे यह नहीं सुनना चाहिए। और अपने साथियों के कानों के पास अपने होठों के साथ ताडैन, लंबा वृक्ष, जाडॉन का बेटा, शेर आदमी, अपनी साहसी योजना को प्रकट करता है। और उसी क्षण 100 मील दूर एक दुबला पतला व्यक्ति, जो केवल एक लंगोटी और हथियार के अलावा नंगा था, कॉन्टों से ढके निर्जल मैदान पर चुपचाप चला जा रहा था और अपनी गहरी निगाहों और संवेदनशील नथुनों से अपने सामने की जमीन पर खोज कर रहा था।